पिछली वीडियो में हमने नॉर्थ कोरिया और उससे रिलेटेड काफ़ी शॉकिंग बातें जानी। वहाँ के लाइफस्टाइल, रूल्स, गवर्नमेंट, इन सब से रिलेटेड काफ़ी क्रेजी फैक्ट्स हमें जानने को मिले। पिछली वीडियो में हमने ये देखा कि पॉवर्टी और हंगर कितना बड़ा इशू है नॉर्थ कोरिया में। हालांकि दिस कंट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट आइसोलेटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू विथ न्यू इन्फॉर्मेशन। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू विथ थिंग्स आई कैन। सर्वाइव करने के लिए लोगों को घास फूस, पेड़ की लकड़ियाँ, कीड़े मकोड़े, इनफैक्ट रैट्स पे फीड करना पड़ता है। अब इस कंडीशन में किसी भी इंसान को रहने का मन नहीं करेगा। इसीलिए हर साल नॉर्थ कोरिया से लोग चाइना, जापान और साउथ कोरिया एस्केप करते हैं। काफ़ी लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन काफ़ी लोग इस मिशन में सक्सेसफुल होते हैं। जो लोग पकड़े जाते हैं, आपको पता है उन लोगों के साथ क्या होता है। All this I've discussed in my previous video, that was part 1. अगर आपने वो नहीं देखा है, I will recommend you to watch that first. उससे आपको बेसिक ग्राउंड मिल जाएगा कि आगे हम क्या बात करने वाले हैं। आपको पता चल जाएगा कि हम किन कंडीशंस की बात करने वाले हैं। So yeah, if you haven't checked that out yet, do check it out. आप उसे पहले देखो, उसके बाद ये वीडियोस देखना। Now only if you are able to handle disturbing and gross stuff, inhuman stuff, torturing stuff, डिस्टर्बिंग स्टफ एंड स्टफ, तभी मैं रेकमेंड करूँगी कि आप इस वीडियो को कंटिन्यू करो। नाउ इफ़ यू आर रेडी, लेट्स गेट इनटू इट। चार्ल्स यू नाम के इस आदमी ने नॉर्थ कोरिया 2 बार एस्केप किया था। लोगों के लिए एक बार एस्केप करना किसी सपने से कम नहीं होता है, लेकिन चार्ल्स हैड इट ट्वाइस। इनकी कहानी काफ़ी चैलेंजिंग रही है, बट एटलीस्ट ही मेड इट आउट अलाइव। चार्ल्स के पिता चाइनीज थे और उनकी माँ नॉर्थ कोरियन थी। जब चार्ल्स बहुत ही छोटे थे तभी उनके पिता ने उनको और उनकी फैमिली को अबैंडन कर दिया था और वो चाइना भाग गए थे। इस इंसिडेंट के बाद चार्ल्स और उनकी फैमिली की लाइफ एकदम बदल गई। काफ़ी चैलेंजिंग था उनका बस सरवाइव करना। उनको काफ़ी गरीबी का सामना करना पड़ा, इतना कि वो भुखमरी का शिकार हो गए। चार्ल्स और उनकी माँ छोटे मोटे काम करके और इनफैक्ट भीख मांग करके अपना पेट भरते थे। लेकिन जब चार्ल्स 6 साल के हुए तब स्टारवेशन के कारण उनकी माँ की डेथ हो गई। चार्ल्स काफ़ी अकेले थे, ना तो उनके पिता उनके पास थे, ना तो उनकी माँ। इसके बाद वो अपनी आंटी के घर चल जाते हैं रहने के लिए। 2008 में जब चार्ल्स 14 साल के हुए तो चार्ल्स के पिता चाइना से चार्ल्स के स्टेप ब्रदर को भेजते हैं चार्ल्स को चाइना वापस लाने के लिए। ये प्लान सक्सेसफुल भी होता है। ये सफर आसान नहीं था, लेकिन लकीली चार्ल्स अपने स्टेप ब्रदर के साथ चाइना सेफली पहुंच गए थे। चाइना में जाने के बाद चार्ल्स वाज अमेज्ड। वहाँ का कल्चर, वहाँ के लोग, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन देख करके उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गए। नॉर्थ कोरिया में ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन नॉर्थ कोरियंस को चाइनीज गवर्नमेंट इलीगल इमिग्रेंट्स कंसिडर करती है और इसी के कारण चार्ल्स की काफ़ी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। उस दौरान उन्हें काफ़ी मारा जाता है। चार्ल्स को 2 वीक के लिए चाइनीज जेल में रखा जाता है, जिसके बाद चार्ल्स को वापस से नॉर्थ कोरिया भेज दिया जाता है। नॉर्थ कोरिया में आने के बाद चार्ल्स की ज़िंदगी नॉर्मल नहीं रही। चार्ल्स को ट्रेटर कंसिडर किया जाता है, डिफेक्टर कंसिडर किया जाता है। उन पे नॉर्थ कोरिया को एस्केप करने के एलिगेशंस लगाए जाते हैं, जिसके बाद सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्हें लेबर कैंप में डाल दिया जाता है। और अगर आपने इस सीरीज का पहला पार्ट देखा है तो आपको पता है व्हाट इज लेबर कैंप। अगेन इफ़ यू हैवंट वॉच्ड दैट पार्ट, आप जा करके उसको पहले देखो। ये सारी जो स्टोरीज़ है ये इन्हीं सारे कंडीशन के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको नॉर्थ कोरिया के बारे में डिटेल में नहीं पता चलेगा तो यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इन सारे लोगों की क्या सिचुएशन रही थी। तो yes, again one more time I'm asking you to watch that video first. It will help me a bit but it will help you more. So yeah, चार्ल्स को जैसे ही लेबर कैंप में डाला जाता है he was served only 150 kernels of corn a day, जो कि पता नहीं जिसको खा करके लोग कैसे जिंदा रहते हैं, लेकिन चार्ल्स को वही सर्व किया जाता था। He was treated inhumanly. कंडीशन इतनी बुरी थी कि आदमी को कुछ भी मिल जाए वो उसको खाने के लिए तैयार हो जाता। और ऐसे ही एक दिन रास्ते पे चार्ल्स को एक सूखी वॉमिट दिखती है। उस वॉमिट में कुछ राइस के पार्टिकल्स थे। चार्ल्स को इतनी भूख लगी थी कि उसने कुछ नहीं देखा कि ये वॉमिट है कि क्या है। उन्हें बस दिखा तो चावल का दाना। उन्होंने कुछ नहीं देखा, वो उसके पास गए और वहाँ से चावल के दानों को उठा करके खाने लगे। इतने में ही एक पुलिस वाले ने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया, जिसके बाद चार्ल्स को काफ़ी मारा गया पुलिस के द्वारा। चार्ल्स की हालत बहुत ख़राब थी। एक तो वो स्टारवेशन का शिकार थे, वो माल नरिश्ड थे, इतने वीक हो चुके थे कि वो लेबर कैंप में कुछ काम नहीं कर पा रहे थे। उन्हें यूजलेस लेबर कंसिडर करके कोल माइंस में भेज दिया जाता है काम करने के लिए।
वहाँ पर काम के बदले में उन्हें एटलीस्ट थोड़ा चावल मिलता था जिंदा रहने के लिए। यहाँ पर भी वही सिचुएशन था, बट एटलीस्ट लेबर कैंप से थोड़ी कंडीशन बेटर थी, बट इट वाज स्टिल नॉट गुड। कोल माइंस में काफ़ी टनल्स थे, अंधेरा था, एक्सीडेंट होने के चांसेस काफ़ी थे। चार्ल्स ने अपने दोस्त को अपने आंखों के सामने बड़े से पत्थर के नीचे आते देखा है, जिसके बाद उनके दोस्त ने एक पैर तक खो दिया था। उन्होंने पत्थरों के नीचे आते लोग को मरते देखा था। ये सारा जो सीन था ये काफ़ी ट्रॉमेटिक हो सकता है किसी के भी लिए। इट वॉज अ डू और डाई सिचुएशन। चार्ल्स ऐसे भी मारे जाते। सो ही केम अप विथ एन एस्केप प्लान। ही न्यू कि ये एस्केप प्लान आसान नहीं होने वाला है। जैसी उनकी हालत थी, उस हालत में नॉर्थ कोरिया को एस्केप करना आसान बात नहीं था। ही न्यू कि he'll be dead either way। वो अगर एस्केप करते हुए पकड़े गए तो भी वो मारे जाएंगे, अगर वो कोल माइंस में काम करते रहे तो वो ऐसे भी मारे जाएंगे पत्थरों के नीचे आकर के। सो ही थॉट लेट्स गिव इट अ शॉट, पक एवरीथिंग, आई एम गोइंग टू एस्केप नॉर्थ कोरिया। और यहाँ से चार्ल्स की एस्केप जर्नी शुरू होती है। चार्ल्स एक दिन कोल माइन से भाग गए। भागने के बाद एक चलती ट्रेन में चार्ल्स चढ़े। वहाँ पर उन्हें कुछ गार्ड्स मिले। गार्ड्स ने उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछा, लेकिन चार्ल्स को ये झूठ बोलना पड़ा कि वो डॉक्यूमेंट्स उनकी माँ के पास है और उनकी माँ भी इस ट्रेन में है, इस ट्रेन के किसी और कंपार्टमेंट में। चार्ल्स जैसे तैसे उस ट्रेन में 2 दिन तक सरवाइव कर गए। 2 दिन तक वो पुलिस से छुपे रहे, लेकिन एक दिन अचानक से कुछ पुलिस वाले आते हैं और चार्ल्स को पकड़कर घसीट करके ट्रेन के एक काफ़ी छोटे कंपार्टमेंट में ले जा करके छोड़ देते हैं और वहाँ पर चार्ल्स को वो बंद कर देते हैं। पुलिस को शक हो गया था कि ये कहीं ना कहीं से भाग के ज़रूर आया है और ये हमसे झूठ बोल रहा है। जिस कंपार्टमेंट में चार्ल्स को बंद किया गया था वो काफ़ी छोटा जगह था, लेकिन लकीली वहाँ एक छोटी सी खिड़की थी। थोड़ी देर बाद जब पुलिस वाले चार्ल्स को वहाँ पर देखने के लिए आए तो उस कंपार्टमेंट में कोई नहीं था। चार्ल्स उस खिड़की की मदद से ऑलरेडी भाग चुके थे। अब नॉर्थ कोरियन बॉर्डर के पास एक छोटा सा रिवर पड़ता है, दैट इज़ एमनॉक रिवर। काफ़ी लोगों के लिए ये लकी स्पॉट होता है, यहाँ से काफ़ी लोग भागते हैं नॉर्थ कोरिया को एस्केप करके, लेकिन काफ़ी लोग यहाँ पर पकड़े भी जाते हैं। कई डेड बॉडीज़ इस रिवर में फ्लोट करती हुई दिखती है, जिन लोगों को भागते समय शूट कर दिया जाता है। चार्ल्स को ट्रेन से भागे हुए रात हो गई थी। भागते भागते वो यही एमनॉक रिवर के पास आकर के रुकते हैं। काफ़ी थक चुके थे चार्ल्स, काफ़ी भूखे थे वो और उन्हें काफ़ी ज़्यादा इंजरीज थी। दिन भर भागने के बाद चार्ल्स काफ़ी थक चुके थे, इसीलिए वो इसी रिवर के पास आकर थोड़ी देर बैठते हैं। थोड़ी ही देर में पीछे से उनके पीठ पर कोई फ्लैशलाइट मारता है। ये थी नॉर्थ कोरियन पुलिस। उन्हें समझ में आ गया था कि यहाँ से कोई आदमी भागने वाला है, इसीलिए नॉर्थ कोरियन पुलिस उन्हें एक बार वार्न करती है टू सरेंडर, टू रेज हिज हैंड्स, टू टर्न अराउंड और चुपचाप से वो उनके पास आ जाए। लेकिन चार्ल्स पीछे नहीं मुड़ते हैं, वो वहाँ से भागते हैं। उन्हें पता था अगर वो रुकेंगे तो वो मारे जाएंगे, इसलिए वो भागते रहते हैं। वो 3 दिनों तक ऐसे ही भागते रहते हैं। भागते भागते उन्होंने फाइनली नॉर्थ कोरियन बॉर्डर क्रॉस कर लिया था और अब वो चाइना में थे। 3 दिनों से भागते रहने के कारण उनकी हालत अब एकदम एक डेड आदमी की तरह हो गई थी। ही वॉज माल नरिश्ड, ही वॉज हंग्री, ही वॉज स्टार्विंग, ही वॉज डिहाइड्रेटेड, ही वॉज क्लोज टू डेथ। और इन्हीं सब के कारण वो बेहोश हो जाते हैं। बेहोश होकर के वो सड़क पर गिर जाते हैं। लेकिन लकीली वहाँ पर एक आदमी आता है। एक आदमी को वहाँ पर किसी की डिहाइड्रेटेड और एग्जॉस्टेड बॉडी दिखती है। वो चार्ल्स को पानी देता है, उनको कुछ खाने के लिए देता है और चार्ल्स उन्हें सारी बात बता देते हैं। चार्ल्स की पूरी कहानी सुनने के बाद इस आदमी ने चार्ल्स को सीक्रेटली अमेरिका भगा दिया एंड फाइनली अमेरिका गेव होप टू चार्ल्स। अमेरिका में भी पहुँचने के बाद चार्ल्स की लाइफ आसान नहीं थी, बट इट वॉज एटलीस्ट ह्यूमन। ही completed his education, he worked several jobs और अभी चार्ल्स आराम से रह रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। ही वर्क्स इन सेवरल NGOs जो नॉर्थ कोरिया से एस्केप हुए लोगों को हेल्प करती है। ही इज़ नाउ अ सिटीज़न ऑफ अमेरिका और अब वो NGO के साथ काम करते हैं टू हेल्प पीपल लाइक हिम फ्रॉम नॉर्थ कोरिया। हमारी अगली कहानी है योनमी पार्क की। इस लड़की को आपने इंटरनेट में काफ़ी देखा होगा, स्पेशली अगर आप जो रोगन के पॉडकास्ट देखते हो तो। ये औरत काफ़ी फेमस है अपने सर्वाइवल स्टोरी को लेकर के, क्योंकि इसकी सर्वाइवल स्टोरी है ही इतनी खतरनाक। योनमी की एक बहन भी थी, इयोनमी। सी कोरियन नेम्स आर हार्ड टू प्रोनाउंस, सो अगर मैं किसी का भी नाम गलत प्रोनाउंस करूँ ना तो प्लीज़ डू नॉट किल मी फॉर दैट, ठीक है? बिकॉज इट्स डिफ़िकल्ट और हर अलग अलग एक्सेंट में इसको अलग अलग प्रोनाउंस किया जाता है। सो या अब इस वीडियो के लिए मैं इनके नाम थोड़े अलग अलग लूँगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि योनमी कौन है और यूनमी कौन है। दे साउंड द सेम, दे आर ऑल्सो प्रोनाउंस्ड द सेम।
तो योनमी को मैं योनमी ही कहूँगी, योनमी को मैं एली बुलाऊंगी. ओके, सो एली इज योनमी सिस्टर एंड योनमी इज योनमी. योनमी के फादर मिलिट्री में जाना चाहते थे, लेकिन अपने हेल्थ इश्यूज के कारण वो ऐसा नहीं कर पाए. अब काम ना होने के कारण कुछ तो रास्ता निकालना था अपनी फैमिली को प्रोवाइड करने के लिए. दैट इज वाई वो चावल, चीनी, शुगर, कपड़े और इनफैक्ट सिगरेट्स बहुत ही चालाकी से नॉर्थ कोरिया में स्मगल करते थे अपनी फैमिली के लिए. कभी कभी ये उसको इलीगली बेच करके भी पैसा कमाते थे, बट ही जस्ट वांट टू प्रोवाइड. लेकिन हालत ही इतनी बुरी थी जिसने लोग को स्मगल करने पर मजबूर कर दिया था. योनमी के पेरेंट्स ने बचपन से ही उनके दिमाग में ये डाल रखा था कि ज़्यादा ज़ोर से बात मत करना, किसी को अपने प्लान्स मत बताना, कुछ मत बताना, किसी से बातचीत मत करना, बिकॉज इफ़ दे हियर यू टॉकिंग दे गोना किल यू. सिर्फ 9 साल की उम्र में ही योनमी ने अपनी फ्रेंड की माँ को पब्लिकली एग्जीक्यूट होते देखा था. द क्राइम, वॉचिंग अ हॉलीवुड मूवी. इतने खौफ के बावजूद भी योनमी के घर में एक टेलीविजन सेट था एंड शी हैड सम कैसेट्स बिकॉज ऑफ हर फादर. इतना खौफ होने के बावजूद भी कैसेट के हेल्प से अपने घर पर योनमी हॉलीवुड मूवीज़ देखा करती थी, जिसके कारण उन्हें बाहर की दुनिया के बारे में थोड़ा बहुत पता था. नॉर्थ कोरियंस के बचपन से ही दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट बेस्ट है. जो वहाँ के लीडर है किम जोंग उन, वो बेस्ट है, ही इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल. अब योनमी का घर योनमी के फादर के स्मगलिंग बिजनेस से चलता था, लेकिन जब योनमी सिर्फ 8 या 9 साल की थी, योनमी के फादर को अरेस्ट कर लिया जाता है. ही वॉज सेंटेंस्ड टू 10 years ऑफ लेबर कैंप. योनमी के फादर को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया, जिसके कारण उनकी हेल्थ काफ़ी ख़राब हो गई. जल्द ही भुखमरी के कारण योनमी की ग्रैंड मदर और उनके अंकल की डेथ हो जाती. एंड नाउ शी वॉज लेफ्ट विथ एली, हर सिस्टर, हर मदर एंड हर सेल्फ. लेबर कैंप में योनमी के पिता की कंडीशन बहुत ख़राब थी, जिसके कारण वहाँ से उन्हें रिलीज़ कर दिया जाता है. And from here, योनमी and family decides to escape North Korea. लेकिन जल्द ही योनमी के फैमिली को पता चलता है कि लेबर कैंप में हो रहे टॉर्चर के कारण योनमी के पिता को कोलोन कैंसर हो गया था. योनमी की फैमिली नॉर्थ कोरिया से एस्केप करने का प्लान बना ही रही थी कि तभी एली अचानक से गायब हो जाती है. योनमी और उनका पूरा परिवार परेशान हो जाता है, लेकिन तभी कुछ दिन बाद उन्हें एक लेटर मिलता है जो कि उनकी बहन एली का था. उस लेटर में ये लिखा था कि अब वो चाइना में है और अब वो काफ़ी सेफ है. एक औरत की मदद से उसे चाइना भागने का मौका मिला था. इसके बाद एली अपने फैमिली को सजेस्ट करती है कि वो उस औरत को ढूंढे और उसके सहारे वो चाइना आ जाए. एक तरफ उनका एस्केप प्लान चल रहा था, दूसरी तरफ एली गायब हो चुकी थी. अगर ये बात पुलिस को पता चल जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी. लेकिन उन्हें ये बात पता थी कि अगर जल्दी से जल्दी अगर उन्होंने एक्शन नहीं लिया तो उससे भी बड़ी दिक्कत हो सकती है. सो दे केम अप विथ एन एस्केप प्लान.